कहानी है 1986 के हुआसांग दक्षिण कोरिया की। वो जमाना जब कानून की पकड़ ढीली थी और सबूत मिट रहे थे। कहानी शुरू होती है एक खेत से, जहाँ एक लड़का टिड्डे पकड़ रहा होता है। तभी एक ट्रॉली आती हुई दिखती है जिसमें एक किसान किसी को बिठाकर ला रहा होता है। यह आदमी है डिटेक्टिव पार्क। वो एक नाले के पास जाता है। कांच के टुकड़े से अंदर झांकने पर वो एक रेप और हत्या की शिकार हुई लड़की की लाश देखता है। सबसे भयानक ये था कि कुछ लड़के वही पड़े लड़की के कपड़ों से खेलने लगते और इस तरह सारे सबूत खत्म कर देते। यह दिखाता है कि दक्षिण कोरिया में पुलिस कितनी असंगठित थी। पार्क पुलिस स्टेशन पहुंचता है, कुछ संदिग्धों से पूछताछ करता है, एक डायरी बनाता है और टाइपराइटर पर धीमी गति से रिपोर्ट टाइप करता है, मानो यह काम उसके लिए नया हो। जल्द ही ह्योनसुक नाम की एक और महिला की लाश मिलती है। पैटर्न वही है, रेप और हत्या। पार्क जांच साइट पर आता है और सब पर चिल्लाता है क्योंकि साइट सील नहीं की थी और सबूत एक पहेली की तरह मिट रहे थे। अब पुलिस स्टेशन में पार्क संदिग्धों की फोटो देखते हुए खाना खा रहा था। तभी उसका सीनियर ऑफिसर सर्जेंट कू उसे पूछता है, तुम इन्हें देखते हुए खाना कैसे खाते हो? पार्क आत्मविश्वास से कहता है, मैं लोगों की आंखों में देखकर बता सकता हूँ कि कौन दोषी है कौन नहीं, इसलिए तो मैं डिटेक्टिव बना हूं। अब सर्जन को हंसते और उसका एक छोटा सा टेस्ट लेते। सामने थे एक बलात्कारी और पीड़िता का भाई। कू पार्क को मुजरिम पहचानने के लिए बोलते। पार्क सोचने में लग जाता है पर मुजरिम पहचान नहीं पाता। इससे हमें समझ आता है पार्क ईमानदार तो है पर वो और कॉन्फिडेंट भी। वो सबूतों की बजाय अपनी गट फीलिंग पर निर्भर है, जिसे वो अपनी ताकत समझता है पर असल में वो उसकी कमजोरी है। अब पार्क अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है जो एक अस्पताल में नर्स है। वो उसे कहती है उसने एक बूढ़ी औरत से सुना है जो बेक परिवार है, लोग उसे औरतों का हत्यारा कह के बुलाते हैं और उनका बेटा है कॉन्ग हो जो मानसिक रूप से कमजोर है। उसका एक साइड का चेहरा जला हुआ है, वो थोड़ा पागल है। वो योनसुक के साथ घुमा करता था और उस बूढ़ी औरत ने जिस दिन योनसुक का मर्डर हुआ था कॉन्ग को उसका पीछा करते हुए देखा था और वो जब वापस आया उसके पास योनसुक का अंडरगारमेंट था। ये बात सुनकर पार्क को कॉन्ग पर शक होता है और वो उसे गिरफ्तार कर लेता है और उसकी जांच करने लगता है। तभी हम मिलते हैं एक दूसरे डिटेक्टिव चो से, जो बहुत गुस्सेले और हिंसक है। उसका स्टाइल है फ्लाइंग किक मारना, वो ऐसे ही लोगों को मारता है। अब वो इन्वेस्टिगेशन में कॉन्ग को उसकी लातों से मारता है। अब पार्क चो को साइड में करता है, कॉन्ग की आंखों में देखकर पता करने की कोशिश करता है कि यह मुजरिम है या नहीं, और वो मान लेता है यही मुजरिम है। अब सीन बदलता है। हम देखते हैं एक लेडी रास्ते से जा रही होती है। उसे लगता है पीछे चलने वाला आदमी उसका पीछा कर रहा है। वो आदमी उसे पता पूछता है लेकिन वो लेडी डरकर सड़क किनारे नाले में गिर जाती है। तभी पार्क कार से जा रहा होता है। वो यह देखकर कार रोकता है और उस आदमी को मारता है और गिरफ्तार कर लेता है। हम दर्शकों को पता चलता है कि यह डिटेक्टिव सियो है जो सियोल से आया है। यह हमारी कहानी का दूसरा मुख्य किरदार है। अब पार्क उसे लेकर क्राइम सीन पर जाता है जहां ह्योन सुक का मर्डर हुआ था और वहां कॉन्ग हो के जूते से उसके निशान छोड़ता है, यानी झूठे सबूत बना रहा है। अब वो सीओ को लेकर पुलिस स्टेशन आता है और सीओ को सबसे मिलवाता है। उसके बाद वो कॉन्ग को फिर से जांचता है। जो उसने झूठे सबूत बनाए थे उसे दोषी साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग ये सब मना कर देता है। फिर चो उसकी पिटाई करता है, अपनी लातों से मारता है और कॉन्ग को सुबह जंगल में ले जाते हैं। वहां उसे एक गड्ढा करने को कहते हैं, उसी में उसे गाड़ देंगे ऐसी धमकी देते हैं। कॉन्ग डरकर अपने गुनाह कबूल कर लेता है और बताने लगता है कैसे उसने मर्डर किया। यह सब पार्क रिकॉर्ड करता है। सीओ यह सब दूर खड़े होकर देख रहा होता है और वो इन्वेस्टिगेशन करता है और उसे पता चलता है कॉन्ग इनोसेंट है। अब पार्क मीडिया को बुलाकर फोटो खिंचवाता है, मानो उन्होंने केस सॉल्व कर लिया है, और कॉन्ग को क्राइम साइट पर ले जाकर रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। लेकिन वहां बहुत भीड़ जमा हो गई होती है। उसी भीड़ में से कॉन्ग के पिता वहां प्रोसिक्यूटर के साथ आते हैं और उसे छुड़ा लिया जाता है।
कॉन्ग को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया जाता। अब केस एक हाई प्रोफाइल बन गया। होता है और मीडिया का भी प्रेशर होता है। इस घटना से सर्जन कू का ट्रांसफर हो जाता है। उसकी जगह आते हैं सर्जन शीन। वो पार्क को चार्जशीट पढ़ने के लिए बोलते। पार्क जैसे तैसे प्रेजेंट करता है। अब ऑफिसर शीन पहले मर्डर के पास जाते हैं, वहां की जांच करते और पार्क से पूछते दोनों मर्डर में कुछ सिमिलरिटी है। पार्क कुछ बता नहीं पाता, लेकिन सीओ बताता है 2 नहीं 3 मर्डर हुए। अब हमें तीसरी बॉडी ढूंढनी है। वो मिसिंग लोगों की रिपोर्ट बताता है और सर्जन शीन को कहता है जो 2 मर्डर हुए थे उन्होंने लाल कपड़े पहने थे। अब इसने भी लाल कपड़े पहने, शायद हमें तीसरी लाश मिल सकती है क्योंकि उसने भी लाल कपड़े पहने। अब उन्हें तीसरी लाश मिल जाती है जिसे उसी पैटर्न के साथ मारा गया था। वे कॉन्ग के पिता के रेस्टोरेंट में जाते। पार्क को अभी भी कॉन्ग पर शक था क्योंकि तीसरा मर्डर जब हुआ कॉन्ग जेल के बाहर था, पर सीओ मना कर देता है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो इनोसेंट है। पार्क और सीओ दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग है। पार्क जो बस गट फीलिंग पर भरोसा करता है और दूसरी तरफ सीओ जो सबूतों पर भरोसा करता है। इसीलिए दोनों में झगड़ा होने लगता है जिसे सर्जन शीन शांत करते हैं। अब एक लेडी चीफ और सीओ जहां मर्डर हुए हैं वहां रात के समय निगरानी रखते। भारी बारिश के कारण वे एक चेक पोस्ट पर रुकते हैं। वहां 2 स्कूल की लड़कियां आती है। वे बताती है कि उनके स्कूल के पीछे एक घर है जहाँ एक पागल इंसान रहता है जो रात को निकलता है और लोगों को मार देता है। वहां खड़ा कांस्टेबल उनका मजाक उड़ाता है, पर एक लड़की कहती है ये मजाक नहीं है, उनकी टीचर ने कहा था। एक औरत वहां गई और मर गई। तभी हमें एक महिला टॉर्च लेकर जाती हुई दिखती है, यानी कातिल फिर से शिकार पर निकला है। उसका भी रेप और मर्डर होता है एक फैक्ट्री के पास। सीओ को वहां सिर्फ पैरों के निशान मिलते। अब सब लोग पुलिस स्टेशन में निराश है। तभी वो लेडी ऑफिसर उन्हें एक रेडियो म्यूजिक प्रोग्राम की लिस्ट दिखाती है। जब भी मर्डर हुए हैं उस समय सैड लेटर नाम का गाना बजाने की फरमाइश की गई है और बारिश भी हुई है। पार्क इसे सीरियस नहीं लेता है, पर सीओ इसकी जांच करता है और रेडियो स्टेशन जाता है और उस आदमी का नाम पता करने की कोशिश करता है जिसने इस गाने की फरमाइश की थी, लेकिन उसे कुछ नहीं पता चलता। अब पार्क अपनी गर्लफ्रेंड के कहने पर एक ज्योतिषी के पास जाता है। ज्योतिषी उसे एक कागज देती है। पार्क और चो उस कागज पर क्राइम सीन की मिट्टी डालकर क्राइम सीन पर इंतजार करते। सीओ वहां पहले से। पार्क सीओ को देखकर चो से कहता है हमें विज्ञान पर भरोसा करना चाहिए, और वो कागज फाड़ देता है। तभी एक आदमी आता है, वो वहां पर कुछ लेडीज गारमेंट फेंकता है और मास्टरबेट करने लगता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है। वो एक फैक्ट्री वर्कर है। इन्वेस्टिगेशन के बाद वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है और वही कहानी सुनाता है जो स्कूल की लड़कियों ने बताई थी। सीओ यह सुनकर उस स्कूल में इन्वेस्टिगेशन करने जाता है। वहाँ उसे वो स्कूल की लड़की मिलती है जो उसे चेक पोस्ट पे मिली थी, जिसकी पीठ पर चोट लगी है। सीओ उसे बैंडेज लगा देता है और पूछता है तुम्हें वो कहानी किसने बताई थी? वो कहती है मुझे याद नहीं, पर तुम आउट हाउस जाकर क्यों नहीं पूछते? अब सीओ आउट हाउस जाता है। वहाँ वो एक महिला से मिलता है। वो उसे एक रोती हुई महिला के बारे में बताती। मैंने एक बार खेत में काम करने वाली एक महिला को ऊपर पहाड़ों में रोते हुए देखा था। सीओ पहाड़ों पर जाता है। वो महिला उसे देखकर घर में चुप जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते लेडी ऑफिसर वहाँ उसका बयान ले रही होती। कातिल ने उस महिला का भी रेप किया था, पर पता नहीं चलता उसने उसे क्यों छोड़ दिया था। वो महिला कहती मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था, शायद इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया होगा, पर उसके हाथ बहुत नरम थे, मानो लड़की के जैसे। यह सुनकर सीओ सीधा पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ चो और पार्क चार्जशीट पर फैक्ट्री वर्कर की साइन ले रहे होते हैं। तभी सीओ आकर उसके हाथ देखता है और कहता है इसका बयान लो और छोड़ दो, इसने कुछ भी नहीं किया। पार्क को गुस्सा आता है और वो सीओ से लड़ने लगता है। दोनों लड़ते रहते हैं। चीफ उन्हें रोकने की कोशिश करते, पर दोनों लड़ते रहते। तभी लेडी ऑफिसर जोर से चिल्लाती है और कहती है देखो रेडियो पर वही गाना चल रहा है। सीओ बाहर देखता है, बारिश हो रही होती, मतलब किलर अब अपने शिकार पर है। चीफ शहर में इमरजेंसी लगाने के लिए एक्स्ट्रा पुलिस की डिमांड करते हैं, लेकिन पुलिस किसी प्रोटेस्ट में होने के कारण नहीं मिल पाती। लेडी ऑफिसर रेडियो स्टेशन से डिटेल मांगती है कि यह गाना किसने बजाया, और हम दर्शक देख पाते हैं कि सुबह एक और महिला की लाश मिलती है। अब सब लोग निराश हो चुके हैं क्योंकि किलर हमेशा उनसे एक कदम आगे ही रहा है। तभी उन्हें रेडियो स्टेशन से उस आदमी का नाम और पता चलता है जिसने कल रात
गाने की रिक्वेस्ट की थी। उस आदमी का नाम योनग्यू होता है। अब पार्क और सीओ योनग्यू के घर जाते। वो आर्मी सर्विस देके अब फैक्ट्री में काम कर रहा होता है। उसे पकड़कर इन्वेस्टिगेट किया जाता है। उसके हाथ नरम होते हैं तो सीओ को उस पर शक होता है। उसे इन्वेस्टिगेट किया जाता है लेकिन वो कुछ नहीं बताता। वो कहता है तुम पुलिस वाले बेगुनाह लोगों को मारते हो, यह सब जानते, मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला। इसी बीच चो को गुस्सा आता है और वो उसे जोर की फ्लाइंग किक मारता है। सर्जन शिन को चो पर बहुत गुस्सा आता है और वह उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देते। वे उसे अब कभी इंट्रोगेशन रूम में नहीं आने के लिए कहते और योनग्यू को छोड़ देते और उस पर नजर रखते। अब सीओ और पार्क डिस्कस कर रहे होते। हमारे पास कोई भी गवाह नहीं है, यह छूट जाएगा। तभी सीओ को याद आता है कॉन्ग हो। वो पार्क से पूछता है कॉन्ग हो ने जो बयान दिया था क्या तुमने उसे बताया था? पार्क कहता है नहीं, वो खुद बोल रहा था। फिर वो कॉन्ग हो ने जो बयान दिया था वो रिकॉर्डिंग सुनते और सीओ कहता है कॉन्ग हो हमारा गवाह है। अब वो लोग कॉन्ग हो के पिता के रेस्टोरेंट में जाते। वहाँ पहले से चो बैठा हुआ होता है जो बहुत ड्रिंक कर रहा होता है और गुस्से में। पार्क और सीओ कॉन्ग हो को ढूंढते। कॉन्ग हो कहीं बाहर गया हुआ होता है। तभी चो वहाँ टीवी फोड़कर वहाँ बैठे लोगों से लड़ने लगता है। पार्क और सीओ सबको छुड़ाने की कोशिश करते। तभी कॉन्ग हो आकर एक नुकीली चीज को चो के पैर में मार देता है। चो घायल हो जाता है। कॉन्ग वहां से भाग जाता है। सीओ और पार्क उसके पीछे भागते। वो एक खंबे पर चढ़ जाता है। नीचे से सीओ और पार्क उससे पूछते तुमने उस दिन क्या देखा था, हमें बताओ, हम तुम्हें अरेस्ट नहीं करेंगे। कॉन्ग बताता है उसने मर्डर होते हुए देखा था। उसने खूनी को 3 बार देखा था। सीओ और पार्क उसे योनग्यू की फोटो दिखाते। कॉन्ग पहचान नहीं पाता और वो अपने बचपन की बातें बताने लगता है। कॉन्ग बोलता है उस आदमी ने मुझे जब मैं छोटा था तब आग में फेंक दिया था। सीओ और पार्क कॉन्ग की इस बात को अनदेखा कर देते। तभी रेस्टोरेंट में लड़ रहे लोग इनके पीछे आते और हमला कर देते। कॉन्ग वहां से भाग जाता है और भागकर रेल की पटरियों पर खड़ा हो जाता है। उसे पता नहीं चलता ट्रेन आ रही है और वो वही मारा जाता है। मतलब जो इनका गवाह था वो मारा जाता है। कॉन्ग की मौत से मीडिया में पुलिस के काम करने के ढंग के बारे में लिखा जाता है। सर्जन शिन का बीपी बढ़ जाता है। तभी उन्हें डॉक्टर का फोन आता है। उन्हें पीड़िता के कपड़ों से सेमन यानी वीर्य मिला है। सर्जन शिन कहते इसे योनग्यू के डीएनए से मैच करेंगे तो हमें पता लग जाएगा। पर डॉक्टर कहते हाँ, लेकिन हमारे देश में ये फैसिलिटी नहीं है, हमें ये अमेरिका भेजना होगा, कुछ दिनों का टाइम लगेगा। अब सीओ योनग्यू पर नजर रख रहा होता है। चो जिसे कॉन्ग ने पैर पर मारा था, पार्क उसे हॉस्पिटल ले जाता है। वहां डॉक्टर पार्क को बताते हैं चो के पैर में इन्फेक्शन हुआ है, उसका पैर काटना पड़ेगा। ये सुनकर पार्क को बहुत बुरा लगता है और हम दर्शकों को लगता है मानो उसे उसके कर्मों का फल मिला, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में वो बेगुनाह लोगों को उसी पैर से मारता था। सीओ योनग्यू पर नजर रख रहा होता है पर उसकी आंख लग जाती है और योनग्यू रेस्टोरेंट से निकलकर बस में बैठकर कहीं चला जाता है। सीओ उसके पीछे जाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी कार शुरू नहीं होती। सीओ पुलिस स्टेशन आकर गुस्सा हो रहा होता है। वो सर्जन शिन को कहता है वो घर भी नहीं गया है, आज वो फिर से मर्डर करेगा। लेकिन सर्जन शिन कहते हैं डीएनए रिपोर्ट आने दो, फिर उसका खेल खत्म। फिर शहर में एक और मर्डर होता है। सीओ वहां जाकर देखता है तो वो लाश उसी स्कूल की लड़की की थी जो उसे चेक पोस्ट पे मिली थी और जिसे उसने बैंडेज लगाई थी। इससे सीओ गुस्से से पागल हो जाता है और योनग्यू को पकड़कर रेल की पटरियों पर ले आता है। उसे बहुत मारता है और उसके सिर पर बंदूक रखकर कबूल करने को कहता है। योनग्यू कबूल कर लेता है। तभी पार्क वहां डीएनए रिपोर्ट लेकर आता है। रिपोर्ट में नो मैच लिखा होता है। सीओ जो सबूतों पर भरोसा करता है वो ये सब मानने से इनकार कर देता है और फिर से योनग्यू को मारने लगता है। लेकिन पार्क सीओ को रोकता है और योनग्यू को अपनी आंखों में देखने के लिए कहता है। पार्क अपनी गट फीलिंग से मान लेता है ये बेगुनाह है। पार्क उसे छोड़ देता है। सीओ उसे गोली मारने ही वाला होता है। तभी पार्क सीओ को धक्का देता है। उसका निशाना चुक जाता है और योनग्यू बच जाता है। दोनों ही निराश और हताश होकर उसे जाते हुए देखते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है कुछ सालों बाद। पार्क ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी होती है। वो कार से कहीं जा रहा होता है। तब वो देखता है ये वही रास्ता है जहाँ पहला मर्डर हुआ था। वो ड्राइवर को रुकने के लिए बोलता है और
उसी नाले के पास जाकर अंदर देख रहा होता है। तभी एक स्कूल की बच्ची उसे पूछती है, क्या हुआ? पार्क कहता है, कुछ पुरानी यादें। वो बच्ची कहती है, कुछ टाइम पहले यहाँ एक आदमी आया था, वो भी यहाँ देख रहा था। उसने यही सवाल उससे किया था। उसने कहा यहाँ बहुत टाइम पहले उसने कुछ किया था, इसलिए वो यहाँ बस देखने आया है। पार्क पूछता है, वो कैसा दिखता था? वो बच्ची कहती है, बस हमारी तरह नॉर्मल दिखता था। पार्क कुछ देर तक सोचता है और कैमरे की ओर देखने लगता है, मानो वो अब हम दर्शकों की आंखों में देखकर पता कर रहा है कि कातिल हम में से है। और इसी सवाल के साथ मूवी खत्म हो जाती है। साल 2019 में असली कातिल ली चुन जाए पकड़ा गया था। उसने 14 मर्डर और 30 रेप कबूल किए थे। वो ऑलरेडी अपनी सिस्टर इन लॉ के मर्डर के लिए उम्र कैद की सजा काट रहा था।